वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट एट दी एसएस में। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास वीडियो रहने वाली है क्योंकि जो 27 फरवरी का आपका बोर्ड का एग्ज़ाम मैथ का पेपर हुआ है, उसके जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन आए थे उनका सॉल्यूशन हम करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कि कौन सही था कौन गलत। जिन बच्चों ने 27 फरवरी क्लास 10th हाई स्कूल का मैथ का पेपर दिया है उन क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे और देखेंगे बहुविकल्पी में कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग था। तो चलिए देखते हैं वीडियो की तरफ। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दो घात अर्थात बहुपद 3x² प्लस का 5x प्लस का 2 के शून्यकों का योगफल होगा। शून्यकों का योगफल हमें ज्ञात करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि शून्यकों का योगफल जो होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का b/a। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि हमने इसका सॉल्यूशन भी बताया है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बहुपद 3x² 5x प्लस का 2 के शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। तो हमें देखिए हमने जो हमारा बहुपद उसे नोट कर लिया। देन उसके बाद देखिए इसमें ए का मतलब होता है x² का गुणांक क्या है, तो 3 है तो हमने 3 नोट कर लिया। बी मतलब x का गुणांक क्या है, तो 5 है, 5 हमने नोट कर लिया। सी मतलब अचर पद क्या है, तो सी। अब शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का b/a। तो देखिए माइनस मतलब बी का मान है 5 तो माइनस का 5 हो जाएगा, और ए कितना है 3 तो हमारा 3 हो जाएगा, मतलब माइनस का 5/3 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। तो फिर देख लीजिए बी कौन सा था हमारा। तो ऑप्शन आपका बी जो है वो है ये, सॉरी आपका ऑप्शन जो है कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि आपका यहाँ पर अगर देखें अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a होता है, तो बी के आपका 5 माइनस का 5 हो जाएगा, a/3 तो 3 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समीकरणों 2x प्लस a इक्वल टू 1 तथा 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 का कोई भी हल नहीं है, तो यदि a का मान बताइए। मतलब कहने का तात्पर्य क्वेश्चन क्या है कि समीकरण एक है 2x प्लस ay इक्वल टू 1 है तथा 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 है का कोई हल भी नहीं है, तो उसका a का मान प्राप्त करना है हमें। तो उसका जो ऑप्शन रहेगा वो सी ऑप्शन राइट है आपका, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी हम देख लेते हैं किस प्रकार से सी ऑप्शन हमारा राइट है। तो यहाँ पर देखिए पहली जैसे इक्वेशन आपको दी थी, यहाँ पर देखिए अच्छे से पहली इक्वेशन थी आपकी 2x प्लस ay इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन थी आपकी 3x माइनस 5y इक्वल टू 7। तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो a1 बराबर 2, b1 बराबर a और c1 बराबर 1 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में देखिए a2 आपका x का गुणांक होता है हमको पता है, तो 3 हो जाएगा। b2 हमारा हो जाएगा माइनस का 5 क्योंकि माइनस का 5 है, और c2 बराबर हो जाएगा 7। अब देखिए हमारा जब कोई हल नहीं होता है तो क्या होता है a/a2 बराबर होता है b1/b2 के, बराबर नहीं होता c1/c2 के। ठीक, तो कोई हल नहीं होगा। समांतर रेखाएं इसकी होती हैं और असंगत युग्म होते हैं, मतलब इसका कोई हल नहीं होता। और समांतर रेखा मतलब एक लाइन खींची दूसरी लाइन खींची समान, तो समांतर रेखा कहलाते हैं। असंगत युग्म मतलब इसका कोई हल नहीं होता, इसीलिए असंगत युग्म होते हैं। हमें ए का मान प्राप्त करना, तो यहाँ पर देख लीजिए आराम से 2/3 हमने लिख दिया। ओके, यहाँ पर देख लीजिए फिर से एक बार देखिए a1 कितना है 2 तो 2 लिख दिया, a2 कितना है 3 तो हमने 3 लिख दिया। फिर b1 तो b1 है हमारा a और b2 है हमारा 5 माइनस का 5। अब इसको हल करेंगे, हल क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता,
2 को हम -5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 3 को ए से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो गया 3 हो गया, मतलब माइनस का 10 और इक्वल टू 3, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। ठीक, और 3 को ए से करेंगे तो 3 ए हो जाएगा, बस सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ए का मान करना है तो 3 को हम ए मल्टीप्लाई में उसको उधर देंगे, डिवाइड में हो जाएगा तो माइनस का 10/3 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हम देख लेते हैं कौन सा था हमारा। तो जैसे हमने बताया था ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट रहेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है वो कह रहा है समीकरण 2x + 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो इस सवाल को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। मूलों की प्रकृति का मतलब होता है हमें डी पता होता है, डी का मतलब विभक्तर हमें पता होना चाहिए। तो विभक्तर हमारा होता है 4 मतलब विभक्तर होता है DB² - 4AC। ठीक, ओके, तो चलिए देखते हैं अब। तो यहाँ पर जो हमारा सवाल था उसे नोट कर लिया है, जो था 2x + 5x + 4 = 0। तो इसमें हम a1 और मतलब a और b और c के मान निकाल लेंगे। तो a बराबर 2 हो जाएगा क्योंकि x² का गुणांक 2 है, तो 2 कर देंगे। b = हो जाएगा 5 क्योंकि x का गुणांक 5 है। सेकंड देखते हैं c, तो c हमारा कितना 4 हो जाएगा। अब विभक्तर देख लेते हैं। विभक्तर मतलब डी, जो फार्मूला हमने रखा था वही है, B² - 4AC। ठीक, अब डी अगर 0 से बड़ा आता है, ठीक ठीक, डी का मान मतलब इधर जो हम सॉल्व करेंगे मान रख के, तो अगर 0 से बड़ा आता है तो हमारा वास्तविक होंगे और असमान होंगे। ठीक, सेकंड क्या, डी अगर 0 के बराबर आता है, मतलब डी मतलब ये जो मान है हमारा आंसर जो निकालेंगे इसका, तो अगर 0 आता है तो बराबर होंगे और परिमेय होंगे। ठीक, सी मतलब तीसरा देखिए, डी अगर 0 से छोटा आता है तब वास्तविक नहीं होंगे, बस अर्थात काल्पनिक होंगे मूल जो होंगे। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए हमने यहाँ पर रख दिए मान, तो हमने बी था हमारा 5, यहाँ से हम एक बार दिखा भी दें जो था हमारा। देखिए बी हमारे पास क्या है 5 है, ओके, ए हमारे पास 2 है और सी हमारे पास 4 है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को हम नोट करेंगे यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास जो ए था वो 2 था और हमारे पास जो बी था वो हमारे पास 5 था एंड हमारे पास जो सी था वो हमारे पास 4 था। ओके, तो वही हमने मान रख दिया। तो हमारा डी बराबर क्या होता है B² - 4AC। तो बी मतलब 5, तो 5 का स्क्वायर कर दिया, देन उसके बाद माइनस का चिन्ह था, माइनस चिन्ह 4। अब देखा ए का मतलब 2 था तो 2 हमने लिख दिया। ओके, और फिर यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दो क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई है। फिर 5, तो 4C का मान 4 था, 4 हमने रख दिया। देन उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे तो सोल्व डी 5 का वर्ग क्या होता है 25 होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौको 16, 16 दूनी 32, तो 32 हो जाएगा। मतलब डी का मान -7 निकला। और जब हमने बताया था जब डी का मान 0 से छोटा निकलता है, क्योंकि -7 मतलब 0 से छोटा है, और जब 0 से छोटा है तो इसका मान जो होगा वास्तविक होंगे, मतलब वास्तविक नहीं होंगे, जिसको काल्पनिक हम लोग कहते हैं। ठीक, ओके, डी ऑप्शन सही है। ओके, तो हम देख लेते हैं हमारा डी ऑप्शन क्या था सही। तो आपका जो डी ऑप्शन था वो वास्तविक नहीं था। ओके, चलिए 4 क्वेश्चन में चलते हैं। तो आपका जो 4 क्वेश्चन है वो कह रहा है समांतर श्रेणी 4, 9, 14 से लेकर 254 का अंत से 10वां पद होगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ भी लें। मतलब पूछ रहा है यहाँ अंत पद मतलब लास्ट का पद 10वां होगा, मतलब 254 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर A1, तो हमारा A1 जो है वो 4 है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। A2 हमारा जो निकलेगा वो हम चेक करेंगे, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं अच्छे से और जानते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर हमने सॉल्व नोट कर लिया, उसके बाद देखते हैं सॉल्यूशन। समांतर मड 4 मतलब कॉमा 9, 14 254 का अंत का मान जो 10वां है उसे ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो AP है वो इस प्रकार से सवाल में दी है। देखिए A1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर A2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हमें D प्राप्त होगा, D मतलब सर्वांतर हमें ज्ञात करना चाहिए। तो सर्वांतर हम ज्ञात करेंगे तो देखिए A2 - A1 होता है,
तो डी में से जब हम 9 5 निकालेंगे तो उसके बाद जो हमारे पास बचेगा वो 5 बचेगा। ओके, क्योंकि 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा हमारे पास, 5 बचेगा, सॉरी 5 बचेगा। 9 में से जब 5 जाएगा तो हमारे पास, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 4 जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, वही मिस्टेक हुई, ये 4 होगा। ठीक, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 5। ओके, मतलब सर्वंता जो मतलब डी का मान है वो 5 निकल के आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद जो अंतिम की बात कही गई थी, अंतिम हमारा पद जो था वो 254 था, तो उसमें अंतर कितना है, 5 है। तो 254 में से जब 5 जाएगा तो 249 हो जाएगा, और 249 के बाद 244 हो जाएगा, 244 के बाद 239 होगा। इसी तरह चलते चलते पीछे से 4 तक आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हम डी निकालेंगे। डी यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो हमको पता है A2 माइनस होता है A1 डी का मान। तो A2 हमारे पास है 249 और A1 है हमारे पास 254, तो घटा देंगे तो माइनस का आपका बचेगा, यहाँ पर देख लीजिए माइनस का आपका बचेगा। तो माइनस का क्या बचेगा, तो हमारे पास माइनस का जो बचेगा वो 5 बचेगा, क्योंकि 254 में से जब हम 49 निकाल देंगे 249 तो हमारे पास माइनस का 5 बचेगा, क्योंकि हम बड़ी संख्या से जब छोटी संख्या घटाते हैं, मतलब छोटी संख्या से जब बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस में आंसर हमें प्राप्त होता है। तो इसको अब हम जो पूछा गया था वो हम तो यहाँ पर देख लीजिए D1 हमने निकाल लिया है, यहाँ पर घटा भी दिया, तो हमारे पास डी बराबर माइनस का 5 प्राप्त हुआ है। ठीक, तो हमको पता है 10वां पद हो या 20वां पद, तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है ए, मतलब A1 प्लस होता है 9D इक्वल टू 10वां पद, मतलब 10वां पद हमें प्राप्त करना तो 10वां पद प्राप्त हो जाएगा। अब इसको मान निकलेंगे, जमा जमा आंसर निकल के आ जाएगा हमारा। तो हमने सिंपल मान लिया, हमारा ए था हमारे पास 254 और 9 है तो 9 लिख दिया, डी का मान माइनस का 5 है तो माइनस का 5 हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए 9 पच्चे 45 तो 45 लिख दिया, और फिर लिख दिया 254, तो घटाएंगे तो हमारे पास 209 आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं कौन सा था। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर था वो सी था। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो देख लीजिए, इसमें कोई सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, सिंपल है। तो इसमें देखिए कह रहा है चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म इन्हें संकेतित रूप में व्यक्त करने का सही रूप होगा। संकेत रूप में अगर व्यक्त करेंगे तो कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर बी कोण जो है और यहाँ पर डी कोण जो है वो सेम है, तो उसको हम संकेतिक रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। जो यहाँ पर सिंबल लगा हुआ है यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला, इसका मतलब होता है समरूप का सिंबल है। तो देखिए जब हम त्रिभुज को दिखाते हैं, ABC जैसे एक त्रिभुज है, उसमें हमारा एंगल बी दिखाना है, तो उसको हम किस टाइप से लिखेंगे। जैसे हमारा ए है त्रिभुज और बी और सी ए त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। ठीक, ये वाला हम मान लें, तो हम त्रिभुज को जब जब एंगल को किसी को दिखाना होगा, एंगल कितना है 20, तो वो बीच में लिखते हैं, बस ये चीज़ ध्यान रखेंगे बस। इसी तरह इसमें अगर हम दिखाना पड़े तो हम लिखेंगे ई लिख दें, मतलब ई डी और एफ। ठीक, ओके, या इसको भी हम इधर भी लिख सकते, कोई इशू नहीं, मतलब एंगल को हमको बीच में ही दिखाना पड़ता है डी, क्योंकि डी है एंगल बस। तो इसमें हम देखिए तो इसमें हमारा जो राइट है वो हमारा सी ऑप्शन राइट है, क्योंकि इसमें बी एंगल को दिखा रहा है इसमें और डी इसमें समरूप दिखा रहा है, तो इसमें सी आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मूल बिंदु -3 -4, मतलब बिंदु जो है -3 -4 की मूल बिंदु से दूरी होगी, तो क्या दूरी होगी उसे ज्ञात करते हैं सॉल्यूशन के साथ। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ आ गए हम। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो बिंदु था -3 -4 के मूल बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु क्या हमारा होता है, तो 0,0 होता है, ये चीज़ हमें ध्यान देने पड़ेगी। अब देखिए यहाँ से दूरी सूत्र मतलब पूछा गया दूरी, तो दूरी हमारे पास होता है डी, मतलब डिस्टेंस होता है अंडर रूट में, तो अंडर रूट में आपका होता है ब्रैकेट के अंदर x2 -
x1 माइनस स्क्वायर, इधर हम आ नहीं रहा तो नीचे हम सूत्र लिख देंगे आराम से। पहले लिख देते इसमें क्या होगा, ये वाला क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। अब इसमें देखिए x2 हो जाएगा कॉमा y2 हो जाएगा। ये मान हमें पता होना चाहिए। अब सिंपल हम रख देंगे, आराम से निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा फार्मूला है डी, मतलब दूरी का फार्मूला यही होता है। ठीक, अब सीधे मान निकलेंगे आराम से। तो हमने अभी बताया था x2 कितना है 0, x1 कितना है -3, तो -3 रख लेंगे। फिर देखिए y2 तो क्या कितना था 0, तो 0 रख लेंगे। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिया। फिर देखिए -4, क्योंकि हमारा y2 मतलब y1 था, -4 तो -4 हमने लिख दिया। इसके बाद सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 में हम कोई भी चीज़ जोड़ेंगे तो वो 3 ही रहेगा, मतलब 0 जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस का 4 हो जाएगा। 4 में हम 0 जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा। अब इसके बाद सॉल्यूशन हमने कर दिया, तो 3 का वर्ग 9 होता तो 9 हमने लिख दिया, 4 का वर्ग 16 होता तो 16 हमने लिख दिया। उसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे देख लीजिए, 9 और 16 हमने लिखा था, 9 और 16 का योग करेंगे तो 25 होगा, तो मतलब डी बराबर हो जाएगा 5। तो जो 5 ऑप्शन है वो सी है, तो सी आपका सही है। तो देख लेते हैं कौन सा सी हमारा था। सो आपका जो सही है वो सी ऑप्शन सही है 5। इसके बाद जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अच्छे से, कि कहा है कि यदि कॉट ए बराबर 3/4 है तो सेक्स ए का मान ज्ञात करना। तो हमें सेक ए का मान ज्ञात करना है। चलिए सॉल्यूशन के साथ देखते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो हमारे पास सवाल था वो दिया था कॉट ए 3/4, तो सेक ए का मान होगा। तो कॉट ए मतलब होता है 3/4, मतलब आधार बटे लंब होता है हमारा। तो हम त्रिभुज में यहाँ पर दिखा भी दिया कि लंब मतलब ए के लिए पूछा गया, तो लंब आपका 4 हो जाएगा। ओके, और देन उसके बाद जो होगा आधार हमारा जो होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक, अब हमें कण ज्ञात करना है। जब कण ज्ञात कर लेंगे तो सेक एक का मान आसानी से हमें पता हो जाएगा। तो चलिए कण कैसे ज्ञात करते हैं उसे देख लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। ओके, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आप देख लीजिए। कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कण हमारे पास था 4 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस आधार का स्क्वायर 3 तो 3 कर देंगे। तो कण स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग कितना होगा 16, तो हमने 16 लिख दिया। 3 का वर्ग होगा 9, तो 9 लिख दिया, और 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो कण का हमका स्क्वायर नहीं, कण का खाली मान ज्ञात करना, तो 25 का अंडर रूट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने अंडर रूट किया है, देख लीजिए। तो अंडर रूट 25। ओके, तो कर्ण बराबर हो जाएगा 5, कर्ण मतलब 5। अब सेक एक, तो सेक एक का मतलब होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारे पास 5 हो गया, आधार हमारे पास 3 था, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, डी ऑप्शन सही है आपका। तो देख लेते हैं डी ऑप्शन हमारा कौन सा था। सो आपका डी ऑप्शन था, सॉरी, डी ऑप्शन आपका था ये वाला 5/3 कर्ण और आधार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, कह रहा है यदि टेन अल्फ़ा बराबर साइन अल्फ़ा हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सिंपल यहाँ पर बता दें, जब टेन इक्वल मतलब बराबर होता है साइन के, तो कितना डिग्री का कोण मतलब कितना डिग्री होता है कोण, तो वो होता है 0 डिग्री, सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, कह रहा है एक क्षण की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। एक अनुपात का मतलब होता है 1/√3, ये है। ठीक, तो उसका मान हमें प्राप्त करना, तो इसको सॉल्यूशन के साथ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन नोट कर लिया, उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कोण के हिसाब से समझ लेते हैं अच्छे से।
जो हमारे पास कोण था वो देखिए इस प्रकार था। तो देखिए अब यहाँ पर अच्छे से समझते हैं हम। थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, अब सही है, समझ में आएगा बच्चों को। ये हमारे पास कुछ क्षण हो गई, ये हमारी क्षण हो गई। ओके, और इसकी जो छाया पड़ रही है वो इस प्रकार से पड़ रही, तो ये एक त्रिभुज का कोण बना लेगा। ओके, समझ गए? तो हमने जैसे बनाया है। ओके, तो ए हमारी छड़ हो गई, बी हमारा क्या हो गया, आधार हो गया उसका। ठीक, मतलब लंब बटे आधार हो गया। ठीक, और लंब जो आधार होता है वो 10 का होता है। ठीक, यहाँ पर लंब और आधार जो होता है 10 का होता है, मतलब ए पर बी। तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर ए बटे बी। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए का मान था 1 और बी का मान था √3, तो 3। अब यहाँ पर और देख लेते हैं सॉल्यूशन के साथ। तो सिंपल देख लीजिए, tan थीटा बराबर 1/3। 1/3 किसका मान होता है, तो 10 30 का होता है। तो यहाँ पर 30 है, तो 10 30 तुलना करने पर हम 10 को 10 से कैंसिल कर दिया, तो थीटा इक्वल टू 30। थीटा इक्वल टू 30 आ गया, मतलब ये ऑप्शन आपका राइट है। तो ये ऑप्शन बी देख लेते हैं कौन सा था हमारा। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो है आपका ए 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। सो 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाएं की संख्या होगी। तो इसको सिंपल से हम सॉल्यूशन है सिंपल देख लीजिए। ये मान लो हमारा वृत्त है, ये मान लो हमारी केंद्र है। अब व्यास क्या होता है, जो केंद्र और परिधि को मिला है वो व्यास होता है। ये मान लो हमने व्यास खींच दिया। ठीक, तो इससे जो स्पर्श रेखाएं होंगी, इसे खींच देते हैं, इससे जो स्पर्श रेखाएं होंगी वो 2 होंगी। केवल ये स्पर्श कर रही है, एक ये कर रही है और दूसरी कोई स्पर्श नहीं कर सकती, इसीलिए इसकी जो आंसर होगा वो सी सही होगा, 2। अब 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 अंश के कोण वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। तो इसको सॉल्यूशन के साथ देख लेते हैं। सूत्र जिसको पता होगा वो होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, मान रखेंगे, आराम से आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर। तो हमारे पास जो त्रिज्या थी आर मतलब 12 सेंटीमीटर थी, और थीटा मतलब कोण था हमारे पास 60, ये क्वेश्चन में दिया ही था। तो ये हमारे पास वृत्त खींच दिया, ये हमारा केंद्र हो गया। ओके, ये हमारा 12 सेंटीमीटर क्या हो गई, त्रिज्या। ओके, तो ये त्रिज्याखंड बन गया, ये 60 एंगल का एंगल हो गया हमारा, मतलब कोण हो गया। ठीक, उसके बाद त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा अपान 360 पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। मान हमने रख देंगे, तो देखिए यहाँ पर हम 0 से 0 काट दिया, मतलब 60 रखा। उसके बाद क्योंकि थीटा का मान कितना था 60 हमने रख दिया, और उसके बाद 360 जो ये है, फिर पाई पाई हमने ऐसे लिख दी। आर स्क्वायर मतलब कितना था 12, मतलब आर त्रिज्या मतलब 12, तो 12 बार हमने लिख दिया। फिर 12 से हमने 12 को काटा, तो पहले हमने 0 को 0 से काट दिया, फिर 12 को 12 तियाँ 36 कर दिया, मतलब 3 बार काटा, फिर 3 दूनी 6 कर दिया। तो यहाँ पर बचेगा 2 मल्टीप्लाई इनकी कितना है 424 और पाई, तो 12 दूना 24, मतलब आंसर जो हमारा बन के आया वो बनेगा 24 पाई आर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर सी में है वो सही। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी हम। सो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो 24 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि यदि एक गोले का व्यास डी है तो उसका आयतन होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें अब सिंपल देख लीजिए, हम 4 ये मिल गया, पाई भी मिल गया, आर की जगह पर यहाँ पर डी है, मतलब व्यास है तो डी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो इसको कोई सॉल्व करने का तरीका ही नहीं, बस हमें सूत्र पता हो तो आराम से हम कर लेते। तो 12 नंबर में जो सही है वो भी आपका सी सही है। अब 13 नंबर भी ये सूत्र है, तो सूत्र से देख लेते हैं हम। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, मतलब
3 पाई आर स्क्वायर। तो आप ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। तो ये वर्ग अंतराल दिया है, ये बारंबारता दी, तो इसको सॉल्व करके हम बताएंगे। लेकिन इसमें जो राइट है वो सी सही है, लेकिन कैसे सी सही है तो उसको भी सॉल्यूशन के साथ हम अच्छे से बताएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, जिसे वर्ग अंतराल जो दिया था उसको हमने लिख दिया, बारंबारता जो दी थी बारंबारता लिखी, संचिम बारंबारता हमें निकालनी तो हम निकाल लेंगे, तो उसको सॉल्यूशन के साथ जैसे हमने बताया था वैसे हम कराएंगे। तो वर्ग अंतराल, पहला वर्ग अंतराल है आपका 0 से 5, दूसरा है 5 से 10, तीसरा है 10 से 15, चौथा है 15 से 20 और फिर है 20 से 25। बारंबारता 6 मतलब 4 6 5 8 2। तो संचिम बारंबारता हम निकालेंगे पहले। तो संचिम बारंबारता क्या होता है, तो 4 का 4 सेम उतार लेते हैं। फिर क्या करते हैं, ये जो 4 होता है इसको हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो 4 और 6 10 हो जाएगा। 10 जो बनता है उसको हम 5 में ऐड कर लेते हैं, तो 15 हो जाएगा। 15 को हम ऐड करेंगे 8 में, तो 8 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा। 23 को हम 2 ऐड कर देंगे 25 हो जाएगा। मतलब n इक्वल टू हो जाएगा 25। और 25 एक विषम संख्या, तो उसका जो विषम संख्या का फार्मूला होता है वो होता है n + 1/2। तो n का मान है 25, तो 25 को ऐड करेंगे 1 तो 26 हो जाएगा। 26 हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 26 बन गया। तो मतलब कहने का तात्पर्य कि हमारा 13 होगा। अब 13 किस में मिलता है उसे चेक करेंगे, उसे के सामने का वर्ग अंतराल आपका राइट हो जाएगा। जैसे वर्ग अंतराल यहाँ पर दिया भी हमने सॉल्व कर लिया, 10 और 15 होगा। तो इसको देख लेते हैं कैसे होगा। 13 दिया था, अब यहाँ पर समझते हैं 13, तो 10 में तो आएगा नहीं 13, क्योंकि 10 से बड़ा है, तो 15 में आ जाएगा। 15 के सामने का वर्ग अंतराल है आपका 10 से 15, मतलब 10 और 15 है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो कह रहा है 50 नंबर की किसी बारंबारता सारणी के माध्यिका तथा माध्यक और माध्यिका क्रमशः 27 और 29 हैं, तो इसका बहुलक होगा। मतलब बहुलक हमें ज्ञात करना है, तो इसका रिलेशनशिप हम जान जाएंगे तो हम आराम से बहुलक ज्ञात कर लेंगे। तो चलते हैं रिलेशन से समझते हैं, फिर बहुलक आसानी से निकाल लेते हैं। सो इसका जो रिलेशनशिप होता है वो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका और माइनस का 2 माध्य। ठीक, तो हमारे पास जो सवाल था उसे देख लेते हैं अच्छे से, फिर देखते हैं। तो माध्यिका हमारे पास जो थी वो थी 27, और मतलब माध्य 27 थी, और माध्यिका जो थी वो हमारे पास 39 मतलब 29 थी, सॉरी 29 थी। आराम से पुट रखेंगे, मान रखेंगे, आराम से हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर 3 के जगह पर 3 लिख देंगे। माध्यिका हमारे पास 29 थी तो 29 लिख दी, माइनस था तो माइनस हमने लगा दिया, फिर 2 तो हमने 2 लिख दिया, और माध्य हमारे पास 27 था तो हमने 27 लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब 3 का 39 से करेंगे तो 87 हो जाएगा। 87, और जब 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 हो जाएगा। नहीं गुणा करना पता तो हम बता दें, 2 7 14, 14 का 4 हासिल में 1, 2 दूनी 4, 4 1 5, मतलब 54 बन गया। अब 39 से करेंगे तो 9 3 27, 27 का 7 हासिल में 2, 3 दूनी 6, 6 2 8। ठीक है, अब इसको घटा देंगे तो हमारे पास जो बनेगा 33, 33 ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं हम। सो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो है 33। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि इसको क्लियर साहब में दिखेगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित सारणी जी दिए, उसका माध्य निकालना है, तो इसको सॉल्यूशन के साथ देखते हैं अच्छे से। सो आपका जो 16 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित सारणी वर्ग अंतराल दिए गए हैं, कह रहा है माध्य निकालिए। तो इसको सॉल्यूशन के साथ हम अच्छे से समझते हैं, देखते हैं कौन इसमें राइट है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिया गया है वो इस प्रकार से किया है हमने कि बारंबारता और वर्ग अंतराल जो है वो उसे हमने नोट कर लिया सेम का सेम, और इसमें माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हमें पहले x पता होना चाहिए और fx, दो मतलब 4 कॉलम इसमें बनते हैं माध्य निकालने में। सो देखिए यहाँ पर, अब देखिए x कैसे निकलता है। तो x निकलता है मतलब जो हमारे पास वर्ग अंतराल होता है उसका योग करके उसका आधा करना पड़ता है, बस सिंपल ये होता है। तो इसका अगर हम 10 और 0 जोड़ेंगे तो हमारे पास 10 ही होगा। 10 का आधा कितना होता है 5, तो हमारा जो होगा वो 5 हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद 20 और 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 15।
और इसको देखिए शॉर्टकट तरीका ये होता है, ट्रिक यहाँ पर, कि एक का हम पता कर लेते हैं। तो कितना हुआ हमारा 10 हुआ, मतलब 5 हुआ पहले का। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, दोनों में देख लिया अंतर कितना है, अंतर कितना 10-10 का है। तो 10-10 हम जोड़ते चले जाते हैं, हमारा साइड बनती चली जाती है, मतलब एक्स के मान प्राप्त होते चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहले का तो 5 हो जाएगा, सेकंड क्या था 10 का अंतर है, तो 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15 होगा, और 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25 होगा, 25 में 10 जोड़ेंगे तो जो 35 हो जाएगा। तो एक्स का मान प्राप्त हो गया। अब सॉरी हाँ, अब यहाँ पर देख लीजिए एफ एक्स मतलब मल्टीप्लाई में, तो मतलब गुणा कर लेना, तो सिंपल हम गुणा कर लेंगे। 5 दूनी 10, तो 10 हो जाएगा। 5 एकम 5 मतलब 15 एकम 15, तो 15 ही आएगा। 25 चक्कू 100, तो 25 को 100 कर देंगे। 35 तियाँ 105 होगा, तो 105 हो गया। ओके, देन उसके बाद हम योग कर लेंगे, तो इसका जो योग बन के आएगा वो बन के आएगा 330। तो हमने यहाँ पर 330 लिखा था पर गलत हो गया था, तो रॉन्ग कट हो गया। तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा 230, 330 नहीं मतलब 230। ओके, 230 बनेगा। और जो हमारा माध्य का फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ, सिग्मा एफ है। ठीक, तो सिग्मा एफ का मान 10 हो जाएगा, क्योंकि हम योग करेंगे जब इन संख्याओं को। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 3 6 हो जाएगा, तो 6 4 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 10 हो गया। ठीक, ये हमारा फार्मूला है, ये तो फार्मूला रख लेंगे, आराम से सूत्र निकालेंगे। तो 230 बटे हम लिख देंगे 10, तो 200 0 से 0 काट दिया हमने यहाँ पर, तो खाली बचा 23। तो 23 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 17 आ गया कि एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता आपको पता होना चाहिए। तो प्रायिकता का जो है इसका सीधे हम सिंपल आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। ठीक, कैसे होगा सी, तो 7 डेज होते हैं 1 वीक में। ठीक, और हमारे देखिए 53 है, तो 53 मतलब 52 हो जाएगा। ठीक, मतलब कहने का तात्पर्य आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 80 नंबर भी जो क्वेश्चन है आपका वो प्रायिकता से है। तो दो मित्रों का जन्म जो है 220 में हुआ है, मतलब 2020 में हुआ है। अब देखिए 2020 में हुआ है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों के जन्मदिन एक ही में हुआ, मतलब एक समान हुआ था। तो एक समान मतलब एक साल में हमारे दिन कितने होते हैं, तो 365 एक ही दिन में हुआ है, तो मतलब 1/365, मतलब आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो किस इस प्रकार है, कह रहा है कि दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो हमें सूत्र पता होता, आराम से सॉल्व लगा लेते। अंडर रूट में हमको पता है होता है हमारे पास x2 माइनस x1, ये सूत्र, तो इसको हम सॉल्यूशन के साथ अच्छे से देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला हमारा जो बिंदु था वो 2 और 3 था, तो मतलब x1 जो हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, y1 हो जाएगा हमारे पास 3। दूसरा जो बिंदु था 4 1 था, तो हमारे पास जो हो जाएगा x2 हो जाएगा 4 और y2 हो जाएगा 1। फार्मूला जो है मैं फार्मूला हमने नोट कर लिया यहाँ पर, सूत्र। ठीक, तो सूत्र हमारे पास अंडर रूट में होता है एक्स स्क्वायर माइनस, मतलब एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर मिस्टेक होगी, x2 होगा। ठीक, x2 माइनस x1 स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, फिर ऊपर होता है प्लस y2 माइनस y1। ठीक, देखिए पुट रखते हैं, मान रखते हैं, आराम से आंसर ले आते हैं। तो हमें पता है x2 था हमारे पास 4 माइनस 2, क्योंकि x1 था हमारे पास 2, तो हमने 2 दिया, उसको स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। फिर सेकंड में हमने दिया 1 माइनस 3, स्क्वायर लगा दिया, उसके बाद हमने खोल दिया, मतलब 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 1 में से 2 3 जाएगा तो घटेगा नहीं, मतलब छोटी संख्या तो छोटी संख्या माइनस का बचेगा, तो माइनस का 2 हमने लिख दिया। देन उसके बाद स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद देखिए 4 का वर्ग 4 होता है, और 4 का वर्ग भी मतलब 2 का वर्ग भी 4 होता है, तो 8 हो जाएगा। 8 को हम गुणनखंड करके निकाल लेंगे, तो डी का मान हमारे पास जो प्राप्त होगा, मतलब डिस्टेंस मतलब दूरी, वो 2 इंटू 2। इसके बाद देख लीजिए, तो देखिए इसके 2 कॉमन है, तो 2 हम बाहर निकाल लेंगे और 2 अंदर रह जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका भी राइट रहेगा। एक चीज़ यहाँ पर बता दें,
जो बच्चे तुक्का वाले होंगे तो अगर आपने सी राइट किया तो 90% मतलब आई मीन 20 क्वेश्चनों में से 13 जो क्वेश्चन थे वो सी ही ऑप्शन राइट हुए हैं। केवल 7 जो है ऑप्शन वो ए और बी में गए हैं और सारे और कुछ 1-2 डी में गए हैं और सारे जितने थे वो आपके तुक्का में सी गए हैं, आई मीन सी ऑप्शन राइट हुए हैं। इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ पहुंचा है यूपी बोर्ड का। क्वेश्चन नंबर जो है 2 है, निम्नलिखित अपरिमेय संख्या होगी। अब परिमेय संख्या आपको याद करनी है तो परिमेय और परिमेय आपको पता होना चाहिए। तो ये में सिंपल है क्वेश्चन कि एक दिया ए ऑप्शन दिया आपका √5 होगा अपरिमेय, सेकंड है बी √81 होगा, सी ऑप्शन है आपका 5/3 होगा और डी ऑप्शन है 5 + √2 होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो आपका डी सही रहेगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल होता है 5 और 81 का वर्गमूल होता है 9 प्लस सी ऑप्शन 3/5। तो ये परिमेय संख्या है ही है, ठीक। और आपका ऑप्शन नंबर केवल जो राइट है वो है सी। इसी के साथ आपके यूपी बोर्ड के जो 27 फरवरी को पेपर हुआ था उसके सारे सॉल्यूशन आपके आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो कितना सही हुआ था कितना गलत किया आप वो चेक कर सकते हैं इस वीडियो के जरिए। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ हम मिलेंगे। यूपी बोर्ड की अच्छी तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद।